बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। जो एक्सपेक्टेड डिसीजन था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यही फैसला आएगा, वो फैसला तो आ चुका है। लेकिन बादियो नज़र में इस फैसले पर बात करने से पहले मैं ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जी खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात हैं उसका भी फैसला करना है, और पंजाब में जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से डेट अनाउंस कर दी है अपने फैसले में कि जी 14 मई को इलेक्शंस होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका फैसला उसको मुअत्तल कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया कि जी जो अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होने हैं, इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया। अब ये जो फैसला है ये बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट के अपने उस फैसले की खिलाफ वर्जी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले 9 रुकनी बेंच बनाया। गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर तबादला केस में जब 9 रुकनी बेंच बना था तो 2 जजेस पर एतराज़ आया और दोनों जजेस ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया। पीछे रिमेनिंग 7 जजेस बचे। उन 7 जजेस में से 2 जजेस ने पहले ऑलरेडी फैसला दे दिया, रिमेनिंग 5 जजेस बचे। फिर 2 जजेस ने फैसला दिया, जो पहले 2 जजेस ने फैसला दिया था वही फैसला वो 2 जजों ने जारी किया। ये 4 जजेस ने एक ही फैसला दिया और 3 जजेस का एक फैसला। लेकिन जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अक्सरियती फैसले को मानने से इनकारी हैं, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनका एक तफसीली नोट, जो उनका इख्तलाफी नोट है, उसमें लिखा हुआ है कि अज खुद नोटिस जो है वो 4-3 के फैसले से मुस्तरद हो चुका है। लेकिन चीफ साहब कहते हैं कि जी हम जो कहेंगे वही होगा, और जी जो हमारा फैसला होगा कि जी जो हमने फैसला देना है वही फैसला तस्लीम किया जाएगा। जबकि ये केस जो है इसमें बड़ी बुरी शिकस्त हुई उन लोगों को जो अब तक कानून की गलत तशरीह कर रहे थे, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, उसको गलत रंग दे रहे थे और कह रहे थे कि जी ये जो फैसला है ये ऐसे ऐसे है। अब मैं हैरान हूँ ऐसे इस अदालत के ऊपर कि पहले तो हमें इस बात के ऊपर जो है डंडोरा पीटना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में चूंकि आइन और कानून का जो अब कत्ले आम है वो बहुत आसानी से हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यही फैसला बादियो नज़र में उनके अपने लिए मसाइल खड़े करेगा। जो फैसला 3 रुकनी बेंच ने दिया है, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को एक आइनी बहरान की तरफ धकेलेगा। और यही फैसला जो पेश किया गया, जो चीफ जस्टिस साहब ने जारी किया, और उनके साथ जो 2 फाजिल जजेस थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन साहब। पहली तो बात यह है कि इस 3 रुकनी बेंच पर हर उस पाकिस्तानी को अदम एतमाद था जो ये समझता था कि बार बार ये जजेस जो हैं वो फैसले दे चुके हैं एक मखसूस जमात के खिलाफ। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बाहर के मुल्कों में चूंकि ये रवायत होती है और वहाँ की अदालतों के अंदर ये मिसाल होती है कि जब एक जज के ऊपर उसके कंडक्ट के ऊपर एतराज़ आ जाए, जब उसके ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो जाएं, और जब उसके ऊपर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाएं, और जब इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगे कि वो किसी जमात के जो है वो खिलाफ फैसले दे रहा है और वो बोझ में भरा हुआ है, वो तासुब से भरे हुए फैसले दे रहा है, तो वो जज खुद को अलहदा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सर चूंकि रवायत कुछ और है, और यहाँ पर जो हमने अब रवायत डाली है उस रवायत को परवान भी हम खुद चढ़ा रहे हैं, और उस रवायत को परवान चढ़ाते चढ़ाते हमने पाकिस्तान में आइन और कानून का जो कत्ले आम है वो भी अपने हाथों से कर दिया। और सबको मुबारक हो कि पहले जो हमारा जुडिशल मर्डर था उसका भी ताना अदालत को मिलता था कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो एक नेशनल लीडर थे, जो हमारे कौमी लीडर थे, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही अग्रेसिव लीडर जाने जाते थे, और वो जब स्पीच करते थे तो लोग सड़कों पर आ जाते थे। वो भुट्टो जिसके फ़लसफ़े को, जिसकी आइडियोलॉजी को, जिसके नज़रियात को, जिसके प्रिंसिपल्स को लोग पसंद करते थे, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो को एक अदालत ने एक गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला देकर उसको तख्ता-ए-दार पर लटकाने का हुक्म जारी किया। आज उस फैसले पर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा थू थू करता है। उसी अदालत ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी जिस अदालत के फैसले को पकड़कर सिविलियंस ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसी अदालत के फैसले पर आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा थू करता है, जिस अदालत ने उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक को ये जो है वो अहकामात जारी किए कि वो किसी भी तरह सिविलियंस को ना सिर्फ जो है वो बदनाम करे बल्कि वो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करे। ये वही जुल्फ़कार अली भुट्टो थे
जिनको तख्तादार पर लटकाया गया, लेकिन आज तक हमारी पाकिस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं कर सकी कि जो सज़ा थी उस सज़ा के ऊपर किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उस केस का आज तक कोई फैसला नहीं हो सका। ये अदालत उज़्मा जो आज बैठकर ये फैसला दे रही है, मैं समझता हूँ कि वो 4 अप्रैल को जो फैसला आया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर का, उसके बाद ये जो फैसला आया है, ये अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा मुतनाज़ फैसला है। और इस फैसले के ऊपर मुझ समेत पाकिस्तान के जितने भी लोग जो कानून को जानते हैं, जो कानून को बहुत करीब से देखते हैं, जो लॉ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझते हैं, वो सब इस पर तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जब भाई पाकिस्तान की तमाम वकला बरादरी, पाकिस्तान के तमाम लोग, सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी, सिविलियंस, सब इस बात का जो है वो ऐलान कर चुके हैं चीफ जस्टिस के सामने कि जी फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें, लेकिन वो फुल कोर्ट नहीं बना रहे। और वो इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना रहे क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी जुडिशल कमीशन में। और जुडिशल कमीशन कह रहा हूँ, सॉरी, उसमें जजेस की अक्सरियत में। और उनको पता था कि जो जजेस की अक्सरियत है वो उनके साथ नहीं है, 7 जजेस जो हैं वो एक साइड पर खड़े हुए हैं। अगर आप इसकी परसेंटेज निकाल लें तो ये कोई तकरीबन 49 to 51% बनता है कि एक जानिब जो है वो 51% है और एक जानिब 49% है। और ये जी चीफ साहब जो हैं उन्होंने इसको अपनी जिद और अना बनाया हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी फुल कोर्ट की तो खैर ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी उनके खिलाफ डिसीजन आ चुका है चीफ जस्टिस के खिलाफ। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस सतर मिनिल्ला का जो फैसला है वो चार्जशीट है इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ, इस 3 रुकनी बेंच के डिसीजन के खिलाफ। लेकिन फिर भी हमारी जिद है कि जी हमने फुल कोर्ट नहीं बनाना। खैर, इस फैसले के ऊपर आते हैं कि जी ये जो फैसला है ये अब तक का सबसे ज़्यादा मुतनाज़ फैसला है। और ये फैसला जो समझता है कि जी ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है, और वो लोग जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो लोग जो भंगड़े डाल रहे हैं, वो लोग जो जश्न मना रहे हैं, वो लोग जो वावेला कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुशी से जो है वो उनका कोई ठिकाना नहीं है खुशी का, तो मैं आपको फिर बता दूं कि सर ये जो लोग आज असेंबलियाँ तोड़कर बैठे हैं ये रोएंगे, ये कल रोएंगे, ये इन्हीं अदालतों के फैसलों पर रोएंगे और कहेंगे कि हमारे साथ कितना गलत हुआ। ये वही लोग जो आज असेंबलियाँ तोड़कर बैठे हैं, इनको कल इस बात का पछतावा होगा कि हमने असेंबलियाँ तोड़कर कितना बड़ा ब्लंडर किया, कितना बड़ा जो है वो आप समझ लें कि कितना बड़ा ब्लंडर हो गया हमसे कि हमने असेंबलियाँ तोड़ दी। और असेंबलियाँ तोड़कर इलेक्शंस में जाना और आइन में इसकी गुंजाइश तलाश करना, मैं नहीं समझता इसका कोई हल है। कल को कोई भी आके कह दे कि जी मैं असेंबली तोड़ा और अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक असेंबली तोड़ दूंगा, तो इट डजेंट मीन कि वो असेंबली तोड़ के अदालतों को कह दे कि जी इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन करवाना अदालतों का काम नहीं है, इलेक्शन करवाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन जैसे आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे के मामलात में इंटरफेयर करे, उसमें मुदाखलत करे। सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बादी नज़र में इस फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट देखे तो ये फैसला तजादात से भरा हुआ है। और आर्टिकल 63A के ऊपर जो हमारा एक मौजूदा आइनी और कानूनी बहरान जो अभी तक वो ख़त्म नहीं हो सका और अभी तक वो जो है वो जूं का तूं है, उसके ऊपर भी आज इस 3 रुकनी बेंच से पूछा जाए कि जो आपका ही फैसला है आर्टिकल 63A के ऊपर, क्या वो नाफिज हुआ, क्या उसको किसी ने तस्लीम किया, क्या उसको किसी ने दिल से कबूल किया। वही फैसला जो आर्टिकल 63A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया, वो फैसला आज तनाज़ात की जद में है, वो फैसला आज तनकीद की जद में है। तो जी ये जो चीफ साहब ने फैसला दिया है, ये 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया जी 14 मई को। यार ये तो एक मुतनाज़ फैसला है। मैं आप सबको बताता हूँ कि जब एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए एक चीफ जस्टिस को बहाल किया जा सकता है, तो फिर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए एक चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रिव्यू क्यों नहीं किया जा सकता। इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, जब उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल किया गया था तो उस वक्त के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त के जो साबिक चीफ जस्टिस, जो उस वक्त चीफ जस्टिस रहे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनको बहाल करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी यह जड़ा बंदा ना साढ़े वास्ते मौत दा कुआं साबित होएगा, ये बंदा हमारे लिए आप समझ लें कि डेथ वारंट साबित होगा, ये बंदा बहुत ख़तरनाक है। लेकिन उस वक्त जी बहुत से सिविलियंस और हम जैसे कुछ बहुत से सहाफ़ी
वो ये समझते थे कि जी इफ्तिखार चौधरी चूँकि बहुत अच्छा इंसान है, वो अदल बहाली तहरीक में उसका एक बड़ा रोल है, अदलिया की बहाली में, अदलिया को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर उसका एक बड़ा अच्छा किरदार है, बड़ा कलीदी किरदार है, तो वो बहुत अच्छा बंदा है, वो जी आएगा और बड़े अहम और बड़े दबंग फैसले होंगे। तो सर आपने देख लिया इफ्तिखार चौधरी ने जिस तरह अदालत को दागदार किया, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम के ऊपर उंगलियां और सवालात उठाने का मौका दिया। साकिब निसार ने जो जुडिशल एक्टिविज़म की, जुडिशल मार्शल लॉ बनाया, अदालत के अंदर एक जुडिशल मार्शल लॉ कायम किया, और उसके फैसले जो हैं आज भी उनको लोग तनकीद की जद में ला रहे हैं कि वो क्या करके गया इस मुल्क के साथ। जस्टिस गुलजार जिन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, आज उनको पाकिस्तान की कोई अदालत बुलाकर पूछे कि जी आपको किसने हुक्म दिया था कि आप हर केस में अस्कुद नोटिस ले लेते थे, ये अदालतों को हुक्म किसने दिया था? ये सर ये पाकिस्तान में आइन और कानून का कत्लेआम हुआ, और हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस आए, जितने भी आए, उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये जो फैसला है ये एक अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर चेक किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। उनका जो वन मैन शो है उसका खात्मा ज़रूरी है, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह कह चुके हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर वन मैन शो का खात्मा होना चाहिए। लेकिन सर हम लोग चूँकि इस बात पर बज़िद हैं और हमारी अना और हमारी ज़िद बन चुकी है ये कि जी हमने जो करना है आइन और कानून से हटकर करना है, हमने जो करना है आइन और कानून से हटकर उसके खिलाफ करना है, हमने जो करना है अपनी मर्जी और अपनी मंशा से करना है, हमने अदालतें चलानी है तो अपनी मर्जी से चलानी है, हमने अदालतें चलानी है तो अपनी मर्जी के मुताबिक बेंचेस बनानी है। मतलब हमने ये रवायत बना ली है, हमारी अब ये रवायत बन चुकी है। खैर मैं आता हूँ जी अगले पॉइंट की तरफ। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी मैंने बात की, तो 184(3) जो है उसके तहत जो रूल्स बनाए जाने तक जो है इस केस का जो फैसला आया था, जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दिया था, 184(3) के तहत रूल्स बनाए जाने तक जो है तमाम केसेस मुलतवी कर दिए गए थे। ये फ़ायज़ ईसा साहब ने हाफ़िज़ कुरान डॉक्टर के केस में जो अस्कुद नोटिस केस था उसमें ये फैसला दिया था। अब ये जो फैसला था इसमें यह भी कहा गया था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको अस्कुद नोटिस लेने का खुद से कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन उसके बाद जी आज जो है वो एक अदालत जो है वो इस फैसले को फिर मानने से इंकारी है, और फिर वो कहती है कि जी जो फैसला हमने करना है वही फैसला होगा। अब चीफ साहब क्या करते हैं कि जी वो 6 रुकनी बेंच बना देते हैं। 6 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनके खिलाफ 6 रुकनी बेंच बना देते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और एक और जज हैं, वो जी 6 रुकनी बेंच बन जाता है। और 6 रुकनी बेंच जो है उसको ये इख्तियार दे दिया जाता है कि जी आप जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो फैसला है उसको डिसमिस कर दें। अब वो जो 6 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, ये 6 जजेस फिर वही लाइक माइंडेड सोच कि मैंने अगर बेंच बनाना है अपनी मर्जी का बनाना है। ये 6 रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का अस्कुद नोटिस केस जो है उसमें जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो अस्कुद नोटिस केस का जो फैसला था उसको जी ख़त्म कर देता है, उसको जी फ़ारिग कर देता है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के फैसले को उठाकर कह देते हैं कि जी हमने इसको डिसमिस कर दिया। अब ये जो 6 रुकनी बेंच है इसके ही जो है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के फैसले के खिलाफ 6 रुकनी बेंच बनता है, और 6 रुकनी बेंच ये फैसला दे देता है कि जी हमने अस्कुद नोटिस केस ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है इशरत अली साहब, खैर उनकी तो बात करते वैसे मुझे शर्म महसूस होती है कि पाकिस्तान में किस तरह से वो आप समझ लें कि अदलिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मौसूफ जो एक जज से भी ज़्यादा ताकतवर लगते हैं, और खुद फ़ायज़ ईसा साहब कह चुके हैं कि वो लगता है एक जज से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो वो मौसूफ जो है उनको जी वफाकी हुकूमत हटाती है, उनकी खिदमात वापस लेने का फ़ैसला करती है, और वो जो मौसूफ हैं वो अपने ओहदे पर ढीठ बनकर बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि जी नहीं मैंने नहीं जाना। चीफ साहब कहते हैं कि जी नहीं जी इनको नहीं हटाया जाएगा, इनको इनके ओहदे पर काम करने दिया जाए, आप अपना ओहदा जो है उस पर विराजमान रहें और अपना काम बरकरार रखें। अब चीफ साहब जो हैं वो अस्कुद नोटिस चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को हटाने से इनकार कर दिया और इनको ओहदा छोड़ने की इजाज़त ना दी, जबकि हुकूमत ने यह फैसला दिया था कि जस्टिस
जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्हीं के जो बड़े मोस्ट फेवरेट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली साहब हैं उनकी खिदमात वापस ले ली जाए। और खुद सुप्रीम कोर्ट के ही जज जब दो जजेस ने ये अक्सरियती फैसला दिया, 2-1 के तनासुब से आया, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन, जब 2 जजेस ने यह फैसला दिया कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो अस खुद नोटिस केस का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हाथ बांधे जाएं, और पार्लियामेंट ने इस हवाले से कानून साजी की, पार्लियामान में कानून साजी हुई, और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाफिज कुरान डॉक्टर को 20 इजाफी नंबर देने के हवाले से जो अस खुद नोटिस केस था उसकी समाअत के दौरान ये फैसला दिया, और ये फैसला 14 माह बाद आया। तो सर उसमें ये जो फैसला था उसमें तो ये बात वाज़ेह होगी कि 2 रुकनी बेंच ने उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके 100 मोटो को, उनके अस खुद नोटिस को उठाकर बाहर फेंक दिया और उसको डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया कि जी ये जब दिल करता है अस खुद नोटिस ले लेते हैं। तो फिर चीफ साहब ने क्या किया कि उनको बड़ा बुरा लगा और उनको अदालत के खिलाफ लगी ये बात, तो उन्होंने जी 6 रुकनी बेंच बना दी, और वो 6 रुकनी बेंच ने स्पीडो स्पीड, जिस तरह गाड़ी चलती है ना और जिस तरह 1 to 5 चलती है, हम 180 की स्पीड में चलते हैं, तो फिर जी वो 180 की स्पीड में वो फैसला आया, और वो फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा का अस खुद नोटिस जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब सर आप अंदाज़ा लगा लें इस पाकिस्तान में आइन और कानून का जो कत्ले आम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता। खैर, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला, उसको जी वफाकी हुकूमत ने तो मुस्तरद कर दिया और उसको अकलियती फैसला कहते हुए ये भी कह दिया कि जब इन 3 जजेस के ऊपर अदम एतमाद था तो जब बात हो रही थी फुल कोर्ट की, तो फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। और फुल कोर्ट इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि चीफ साहब को डर था कि अगर फुल कोर्ट बन जाता तो उसमें मैं बड़ी बुरी तरह अपनी मेजॉरिटी लूज कर रहा था, और उनको शायद ये भी डर था कि वो जो जज 1-2 इनके साथ हैं वो कहीं अपना फैसला रिवर्स ना कर दें, वो तब्दील ना कर दें। तो जी फुल कोर्ट नहीं बनाया, और वो फिर मामला फिर वही हमारी लाइक माइंडेड सोच जिद और अना बन गई कि जी नहीं जी हमने जिस तरह भी चलना है ना अपनी मर्जी के मुताबिक चलना है। अब ये जो 6 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस एक और जज थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये जो 6 रुकनी बेंच था इसमें जो पहले जो फैसला आया, ये जो 6 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, इसमें एक जज साहब मौसूफ तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस है, और उनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। पहले वकील मियां दाऊद ने किया, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने किया, फिर बलूचिस्तान बार ने किया, पेशावर ने कर दिया। तो अब फिर भी वो अगर उस जज के ओहदे पर बैठे हैं तो सर बड़ा हमारे लिए ये शर्म का मुकाम है कि एक जज साहब के खिलाफ रेफरेंस आया और उसके लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक चीफ जस्टिस को खत लिखते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप इस पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं और आप इस हवाले से डेट अनाउंस करें कि आपने कब इस जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना। लेकिन वो नहीं बुलाते, क्योंकि सर उनको पता है कि अगर नकवी साहब ही फारग हो गए तो मेरी तो मेजॉरिटी बड़ी बुरी तरह खत्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, मैं अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो फिर उसके बाद अक्सरियत खो दूंगा अपनी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो नहीं बुलाते जुडिशल कमीशन का इजलास, और इस हवाले से 2 जजेस ने खत लिखा, लेकिन उनके खत को हवा में उड़ा दिया गया। इसी तरह ये फैसला जो 3 रुकनी बेंच ने दिया, इस फैसले की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। इसकी जो आईनी और कानूनी दलीलें दे रहे हैं वो ये याद रखें कि ये इलेक्शंस जो हैं वो 14 मई को भी नहीं होने, ये इलेक्शंस 14 मई के बाद होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में एक डर्टी पॉलिटिक्स करें और आप कहें कि जी जो कौमी असम्बली है उसके इंतखाबात चूँकि जी वो मुकर्रर मुद्दत पर होंगे और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस पुरानी हल्का बंदियों पर हो जाएं, और जो बकिया जो हमारी 2 रिमेनिंग प्रोविंशियल असम्बलीज हैं सिंध की और बलूचिस्तान की, उसके भी नई हल्का बंदियों पर हो जाएं। तो सर ये इस तरह से नहीं चलेगा। ये इमरान खान के जो हक में फैसले आ रहे हैं ये मुल्क व कौम के लिए तबाह कुन साबित हो रहे हैं, ये मुल्क व कौम के आइन के लिए कत्ले आम साबित हो रहे हैं, ये मुल्क व कौम के आइन के मुहाफिज बनने की बजाय उसके दुश्मन बन चुके हैं। ये फैसले मुल्क व कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुकूमत कह चुकी है कि हम इस 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, इनके फैसले को मुस्तरद करते हैं, इसके फैसले को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्टेड स्टैंप लग चुकी है इस फैसले के ऊपर, रिजेक्टेड। 3 रुकनी बेंच का फैसला रिजेक्ट कर दिया गया।
जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ये वो दौर नहीं है साकिब निसार साहब वाला कि आप किसी को तौहीन अदालत में बुलाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाएंगे और फिर वो सहाफ़ियों को बुलाकर फिर कहा जाता, डराया जाता था कि जी नहीं, अब सर ये फैसला हो चुका है कि ये मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क चलेगा तो प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलेगा, असूलों के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क किसी की मर्जी और किसी की मंशा के मुताबिक नहीं चलेगा। ये नहीं होगा कि इमरान खान के लिए आर्टिकल 63A के अंदर कानून को ही रीराइट कर दिया जाए, आइन को ही रीराइट कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को ही रीराइट कर दिया जाए। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि जी इस मुल्क में फैसले होंगे तो इमरानी फैसले होंगे। ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क में फैसले होंगे तो इमरान खान जी लाडले होंगे और जो बाकी हैं उनको सजाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा सर। ये मुल्क में फैसले होंगे तो आइन और कानून के मुताबिक होंगे, आइन और कानून के बुनियादी असूलों के मुताबिक होंगे, आइन और कानून के बुनियादी जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स जो आइन में लिखे गए हैं, जो आइन में दर्ज हैं, उसके मुताबिक होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वफाकी हुकूमत कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं है। वफाकी हुकूमत ने जी ऐवान में भी इस हवाले से बात की और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बोले, फिर शहबाज शरीफ साहब बोले कि जी ऐवान में वो बोले कि जिस तरह से जुडिशल मर्डर हुआ एक जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हमारा एक कौमी लीडर था, जिसकी लोग आइडियोलॉजी को, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके किरदार को, उसकी शख्सियत को लोग पसंद करते थे, उस लीडर के साथ इन अदालतों ने क्या किया? जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जस्टिस मुनीर, इनकी जो बाकियात हैं आज उसके ऊपर लोग लानत भेजते हैं। सर इनके फैसलों को लोग आज तनकीद की जद में लाते हैं और कहते हैं कि जी हमने इन लोगों के फैसलों को जूते की नोक पे रखा। आपने एक लीडर को तख्तादार पर लटका दिया, नुकसान किसका हुआ? मुल्क का हुआ। आपने वो लीडर को तख्तादार पर लटका दिया, उसके बाद ज़ियाउल हक के साथ जो हुआ उसको तारीख ने याद रखा। ज़ियाउल हक के साथ जो हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो हुआ, याह्या खान के साथ जो हुआ, अयूब खान के साथ जो हुआ, ये डिक्टेटरों ने जिस तरह से मुल्क को उस मुकाम पर ला खड़ा किया जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, जहां मुल्क का सवा सत्यानाश हुआ, इन लोगों का क्या हाल हुआ आपके सामने। ये फैसले आपके सामने है कि वफाकी काबीना तो कह चुकी है। वज़ीर आज़म ने भी अदालत में खड़े होकर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये सारी बातें की और कहा कि किस तरह से अदालती फ़ैसले जो हैं उसको हमने खुद कहा था कि हम तो इसको मानेंगे ही नहीं। ये अक्सरियती फ़ैसला नहीं है, ये अक़लियती फ़ैसला। और ये तीन जजेस वो जजेस जिन पर अदम एतमाद है, जस्टिस एजाजुल हसन जो नवाज शरीफ साहब को नाहल करने तक उनको सजाएं देने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने तक उनको उनके खिलाफ फैसले देने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे, जस्टिस मुनीब अख्तर जो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक आइन को रीराइट करने वाले बेंच का हिस्सा हैं, वो आज तक जो है वो हुकूमत के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। वो परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनवाने वाले बेंच में वो शामिल थे। परवेज़ लाई को जो 2 नंबर तरीके से वज़ीर आला बनाकर सूबे पंजाब पर मुसल्लत किया गया, उस बेंच का वो हिस्सा थे। तो सर आज इन जजेस से पूछा जाए कि आप पर तो ऑलरेडी अदम एतमाद है और आप पर तो एतमाद ही नहीं है उनको, तो आप किस तरह अपना फैसला मनवा सकते हैं? तो ये जो बेंच है जी, इस बेंच में एक ऐसे जज साहब को बिठाया गया जिनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अभी तक समाअत नहीं हुई। तो सर मैं आखिर में यही कहूँगा कि मुनसिफ तेरी अदालतों की शोहरतें बजा, मेरा चमन उजड़ गया तेरे मुतनाज़ा फैसलों के बाद। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि ये जो मुतनाज़ा फैसला आया, ये पंजाब और KPK के हवाले से जो फैसला है कि जी पंजाब में इलेक्शंस करवा दो, KPK में मुतलका फॉरम देखेगा, असल मसला पंजाब से है। किसी तरह लाडले को ले आओ, उसको इस मुल्क पर मुसल्लत करवा दो, उसको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा दो, उससे हुकूमत करवा लो, उससे जो है वो काबीना बनवा लो, उससे झूठ बनवा लो, उससे साइफर पर मबनी झूठ वाली जो कहानियाँ हैं वो बनवा लो। उसके बाद उससे ये झूठ भी बनवा लो कि जी वो कि जी मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया था, हम आए तो हमने ये कर दिया वो कर दिया। उस बंदे के लिए आइन को किस तरह से रीराइट किया जाता है ये फैसला बोल रहा है, इस फैसले की नज़ीर बोल रही है। ये जो फैसला आया ये फैसले की नज़ीर बोल रही है कि इमरान खान के लिए कानून को कैसे रीराइट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन की माँ बहने कर दी गई, वो कैसे की गई, वो ये फैसला बोल रहा है। इलेक्शन होने कोई नहीं तो इन्हें अदालतें लगाएं, जो मर्जी करें। सुप्रीम कोर्ट समझती है कि जी वो वज़ीर आज़म को बुलाकर काबीना को डिसमिस कर दे, वज़ीर आज़म को तो इन्हें अदालत लगाकर फारग कर दे। तो सर पार्लियामेंट जो है वो कानून साज असम्बली है, पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है
और उसने अपने इख्तियारात के मुताबिक ये जो अस खुद नोटिस केस जिसके अंदर जो इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेशन हुई, जो कानून साजी हुई, इसका उन्होंने इस्तेमाल करके उन हाथों को बंद करना है जिन हाथों से ये फैसले हो रहे हैं, जिन हाथों से ये मुतनाज़ फैसले हो रहे हैं, उन हाथों को जंजीरें लगानी। तो सर इनफ इज़ इनफ। आप देखेंगे पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उनका इजलास बुला लिया वज़ीर आज़म साहब ने, को बड़ा खड़ाक हो सकता है, को बड़ा फैसला हो गया तो इट मीन्स कि ये मुल्क जो है इसका ये आप समझ लें कि ये फिर किसी और ट्रैक पर चलेगा। मुल्क जो है ना वो मज़ीद मुतनाज़ फैसलों का मुतअम्मिल नहीं हो सकता। ये तो हमारे सिविलियंस कह चुके हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब जो उनके नाम पर रेड क्रॉस है और जो इमरान खान की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो गए हैं कि वो बार बार वो यही कहते हैं कि जी आज ऐसे हो जाएगा, आज ऐसे हो जाएगा। उनको कुछ दिनों बाद अपनी हकीकत पता चल जाएगी। सर घबराने की लोड़ नहीं है, अभी कोई घबराने की लोड़ नहीं हैगी। तो पता लगेगा कुछ दिन बाद की फैसले होने ने, और वो फैसले दमादम मस्त कलंदर होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।